और वो भैया भैया थोड़ा अरे आप लेखक है वो तो बीच वाला बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थोड़ा नीचे थोड़ा सर, फेस से नीचे सर। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर में प्रोफेसर अजीत कुमार सिद्धांत सर बच्चा है जो ईदगाह का कहानी है वो कहाँ आगे जाएगा, ये बड़ा कौतूहल पैदा करता है। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाने से पहले अगर संभव हो तो इन किताबों को अपने हाथ में लेकर जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा समय आपका बीतने वाला है। मैं कहता हूँ कि बहुत स्वर्ग कुंभ का दर्शन है किताबें की। दुर्गा संकल्प खंड जो है वो शक्ति और नारी चेतना को समर्पित, और राम भक्ति खंड उसी खंड में के मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, हीरो हैं, उनको समझने की जो कोशिश अगर आपको करना है तो। और राम पर माया नहीं टिकती, और रचनी की जो जज्बात उनके अंदर पैदा हुए, लेखिका श्रीमती राज। मेरी दूसरी किताब है काव्य की किताब। इसमें सबसे पहले इस किताब के मुख पृष्ठ पर जो चित्र है, मुख पृष्ठ ना कहे कवर कहे जो भी, वो चित्र मैं आपको बताऊं कि ये हजारीबाग में नैन्सी के घर में एक सफाई कर्मी है, उसकी 10 महीने की बेटी के पैरों की छाप है। मैंने महाअष्टमी के दिन उसका कन्या पूजन किया था और उसके दोनों छोटे छोटे पैरों को, कदमों को अपनी हथेली पर रखा था, क्योंकि वो अपने पिता की गोद में थी। और उसी की तस्वीर मेरे काव्य की कवर की ये तस्वीर बनी। आप देखेंगे छोटे छोटे पैर हैं, लाल रंग से महावर रंगा है, और मैंने उन कदमों से आशीष मांगा। इसमें मुद्दों पर ये कविताएं हैं। मैं आपको कहूं कि ये कविताएं मुद्दों पर हैं। जब जब समाज के किसी चट्टान ने, किसी कांटे ने मेरे पैर को चुभाया और जो रक्त मेरे पैरों से निकला, उसी से मैंने इन कविताओं को लिखा है। ये बड़ी व्यथा, कष्ट, सामाजिक विसंगतियों का परिणाम है काव्य पुष्पांजलि। एक मूढ़ी वाली रोज मेरे घर में मूढ़ी बेचने आती थी और हम बरामदे में बैठे थे। वह अचानक रोने लगी चिल्ला चिल्ला कर। मैंने कहा क्या हुआ? सुबह 7 बजे की बात है। उसने कहा मेरा मूढ़ी का हमर मूढ़ी के झोला छीन के भाग गए लोग। बाइक पर 2 लड़के आए थे, उसकी कमर से कपड़े की थैली जिसमें वो रेजगारी रखती थी उसको छीन कर भाग गए, और उसके आंख से आंसू उसके पैरों तक बह रहे थे। वो दिन भर की कमाई थी 200-250 रुपये। मन बहुत दुखा। हम लोग नीचे उतरे, मैं और सहाय जी दोनों, मेरे हस्बैंड दोनों नीचे उतरे। फिर उसको बोले कितना आप बेच लेती? तो उसने कहा 300-400। तो उसको 500 रुपये दिए और रोते रोते वह चली गई। 1 हफ्ते तक डर से मूढ़ी बेच ना सकी, लेकिन वो मूढ़ी वाली आज भी आती है। वो कविता आपको मिलेगी काव्य पुष्पांजलि में, मूढ़ी वाली। ऐसी ही कविताएं हैं। तीसरी किताब है फटी टाट से निकले राम। पिछले वर्ष जब प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा था अयोध्या में, और उससे पहले कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो रहे थे, तो उन अनुष्ठानों में मैंने 14 दिन में 14 कविताएं लिखी। हर दिन के लिए एक श्रद्धांजलि, या आप कह सकते हैं कि 14 वर्ष के हर वर्ष के वनवास के लिए कविता की शब्दों की एक माला बनाई और राम को पहनाया। इसमें रामचरितमानस के पात्रों को मैंने जिस नजर से देखा
वो आप इस किताब में पाएंगे। और 22 जनवरी के बाद तो 26 जनवरी आई तो मैंने अंतिम कविता लिखी, राम लला तुम भी गाओ जन गण मन। गणतंत्र दिवस था तो मैंने कहा कि अब आ गए हो, आजाद हो अपने घर में, तुम भी तो राम लला गाओ जन गण मन। ये कविता भी उस किताब में है। सब आपका आशीर्वाद है। अब चौथी किताब है प्रेमचंद से आगे। प्रेमचंद को के लिए क्या कहा जाए? यदि कवियों की हम पर्वत श्रृंखला बनाए तो प्रेमचंद उनमें माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट पर हम कहाँ चढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि प्रेमचंद की स्याही कभी खत्म नहीं हो सकती। मुझे लगा प्रेमचंद को आज भी होना चाहिए था, और आज होते तो बहुत सारी जो दुखद स्थितियां हैं शायद नहीं होती। इनमें 9 कहानियों को मैंने चुना जो आज के समाज की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करती थी। आज यहाँ सबसे पहले आप सबको गवाह मानकर, इस मंच को गवाह मानकर सबसे पहले मैं प्रेमचंद से क्षमा याचना करती हूँ कि मैंने उन्हें स्पर्श करने का साहस कैसे किया। मैंने उनकी कहानियों को स्पर्श किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पूरे साहित्य जगत से और प्रेमचंद जी की आत्मा से भी। मगर थोड़ा सा लगा कि जब बहुत चीजों के पार्ट 2 बन रहे हैं इस समाज में, सिनेमा में, क्यों नहीं साहित्य में भी पार्ट 2 बने। अब धूम 2 पार्ट 2 सिनेमा हो तो क्यों ना प्रेमचंद पार्ट 2 हो। इस पार्ट 2 के लिए मुझे काफी हौसला जमाना पड़ा। मुझे लगा प्रेमचंद की कलम तो है और प्रेमचंद जी की कलम की स्याही तो प्रवाहित होने वाली है, वो रुकेगी नहीं। मैंने अपनी कल्पना से प्रेमचंद की कलम को देखा तो मैंने देखा कि उसके भीतर की दीवारों में प्रेमचंद की स्याही सूखी हुई है जो सूख गई। मैंने अपनी संवेदना का जल उसमें डाला और उसे जोरों से झकझोरा और एक हल्की सी स्याही बन गई। वैसे ही जैसे 2 बूंद गंगा जल से एक कलश गंगा जल हम बना लेते हैं, वैसे ही मैंने प्रेमचंद की स्याही को बनाया। हालांकि इसकी प्रखरता उतनी नहीं थी जो प्रेमचंद की स्याही में थी। राजलक्ष्मी जी की पूरी रचनाओं में अगर आप मुझसे पूछें, चाहे विधा काव्य हो, कहानी हो, कविता लेखन, जो भी आप उनके द्वारा या समीक्षात्मक टिप्पणी या समाज की घटनाओं पर टिप्पणी को दें, तो इन सब का मर्म क्या है, सार क्या है, संदेश क्या है, मेरी सीमित समझ में, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, पर देश प्रेम, चरित्र, नैतिकता, मूल्य, सरोकार, विरासत, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सनातन मूल्य, यही। और जो भी समाज इन मूल्यों से रहित हो गया उसका भविष्य नहीं होता। जैसे मैं उल्लेख करूं आपको, एक कविता है राजलक्ष्मी, बहुत ही सुंदर, यह पितृपक्ष के अवसर पर लिखी। इतना समृद्ध भाव और इसका प्रभाव, और उससे महत्वपूर्ण इसका समृद्ध अर्थ। जब दर्पण देखा मैंने, एक सवाल उठा था मन में, मैं कैसा हूं,
इसके जैसा रूप बनाया किसने मेरा, ऐसे क्यों मैं चलता हूँ खाता हूँ, ऐसे मैं क्यों, कुछ तो बात रही, कुछ तो भेद रहा होगा। जिज्ञासा थी ऐसी उत्कट, चैन नहीं था मन को, पूछा मैंने अपनी माँ से, रूप सजाया किसने मेरा, अंधकूप में 9 महीने चित्र बना मेरा फिर कैसे। ईश्वर की सृष्टि भी आखिर अंधेरे में छिप जाती है। माँ बोली कुछ सोच सोचकर, परख रही थी मुझे देखकर, ललाट दिखे हैं दादा जैसा, कपोल रचा है नाना जैसा, हंसते हो तो दांत झलकते जैसे नानी हंसती थी, चलते हो कुछ टेढ़े होकर जैसे दादी चलती थी, तेरी परदादी की आंखें बार बार झपकती थी, वैसे ही झपकाते तुम भी जब जब तुम कुछ पढ़ते हो, तोते जैसे नाक तुम्हारी पर नानी सी लगती है, मीठा वैसे ही खाते हो जैसे काका खाते थे, आम तुम्हें भाता है दादा जी ललचते थे, अजीब दशा हुई थी मन की, कितने ऋण थे मेरे ऊपर, माँ का रक्त भरा है मुझ में, माँ का दूध पिया है मैंने, मेरा आनंद मेरी काया, जाने है किन किन की छाया, मुझ में कितने वंश समाये, मुझ में कितने अंश समाये, जाने किस मिट्टी का कणकण बढ़ रहा है वंशवेल को, बढ़ा रहा है वंशवेल को, आकृति बनती रहती हरदम उस मिट्टी से नई नई, मैं भी बना उसी माटी से, मिलता जुलता पूर्वजों से, माँ ऐसा ही कहती है, पितर ऋणों से मुक्त कहाँ हम, श्रद्धा हो बस काफी है, पितृपक्ष का अर्थ समझना भारत का ही चिंतन है, उसी मुल्क में अब दादाजी वृद्धाश्रम में जी। ये आपको बताऊं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों अपने समाज का मूल्यों के बिना पर, मूल्यों की कसौटी पर आप परख सकते हैं इस एक कविता से। मैं इनकी उम्र और स्वस्थ हो, बेहतर हो, दीर्घायु हो और ऐसी रचनात्मक गति बढ़ती रहे, और खासतौर से प्रकाश सहाय को मैं इसमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि एक रचनाओं को लाकर देना समय से कहना, और उनका लेखन अपना अलग था, तो तब ये एक अद्भुत हमारे यहाँ पारिवारिक परंपरा और मूल्यों का जीवंत उदाहरण है। हमें इसे सीखना और ग्रहण करना चाहिए। दोनों को और दोनों बच्चों को और दामाद को भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि आप को ये सब चीजें और नजदीक से जानने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के 2 शब्द बोलने के लिए तुमने बुलाया। बहरहाल जिस से पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। लेकिन इस समारोह का जो निचोड़ है, जो मैं पहले से बोलता रहा हूं, महसूस करता रहा हूं, कि सारा खेल संवेदना का है जो हृदय को जागृत करता है, और एक बार हृदय जागृत हो गया तो फिर कुछ बाकी नहीं रहा, सब स्वतः ठीक हो जाएगा। बस एक कमी है, साहित्य के साथ संगीत अगर ना हो तो साहित्य अधूरा है। और मैं 1 मिनट लूंगा। मैं बदनाम हूं कि मैं क्लास में पढ़ाता भी हूं तो इनवेरिएबली संगीत गाकर, तो लोगों ने पूछा पॉलिटिकल साइंस में आप गाकर, हमने रेलेवेंट टू टॉपिक, जो टॉपिक होता है उसके हिसाब से, और मैंने कहा कि संवेदना का खेल है और साहित्य ही आंखों में नमी लाता है और किसी शख्स की कहानी बनाता है। तो मैं 2 लाइन गाकर सभी, और धन्यवाद देने का मजा ही कुछ और होता है जब मंच पे बैठे अतिथि भी अपने हो, मित्र हो, और सामने बैठे अतिथि भी मित्र हो। तो मैं 2 पंक्तियां गाकर हरिवंश जी का और जितने अतिथि हैं और आप सब जितने मित्र हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं 2 पंक्ति गाकर। हालांकि ये माइक गाने के लायक नहीं है, फिर भी उसमें आपको इस समारोह का निचोड़ मिल जाएगा। उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं,
कोई कहानी ना हो। और ये आंखों में नमी और जवानी की कहानी केवल संगीत और साहित्य ही बना सकता है। इससे साहित्य पढ़िए, सुनिए, देखिए। धन्यवाद। एक जैन है जिसमें सारी कहानियाँ मैं जिन कहानियों को 15 अगस्त 26 जनवरी को अखबारों के लिए देती थी उनको संकलन किया। और इसमें 2 कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक बरगद बोला और एक जीतन ने झंडा फहराया। ये सच्ची कहानी है, झारखंड की कहानी। इसका जो चित्र है वो भी सच्चा चित्र है। दूसरी किताब है काव्य की किताब। बहुत दिनों से बहुत सी कविताओं को लिखा था। इसमें अनेक खंडों पे कविताएं हैं, जैसे कुछ सावन पर है, कुछ धर्म पर है, कुछ दुर्गा पर है, कुछ समाज पर है। तो सारे अलग अलग खंडों पे। अब सावन में जो आप देखते हैं कि सावन में रोपनी हो रहा है, उस पर है। सावन में जो शहरों में सावन मिलन होता है, उससे अलग मैंने लिखा कि सावन मिलन और सावन में जो क्वीन है वो तो धान रोपने वाली स्त्रियां हैं। कुछ इस तरह की बातें। और रामलला पर तो मैंने 14 दिन में 14 कविताएं लिखी। जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहे थे राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के, तो 14 कविताओं का मैंने संग्रह लिखा है। इस अभी कुलपति महोदय ने कहा कि पीएचडी भी करवाई। हाँ, ये बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और अगर ऐसा हो तो ये मेरा सौभाग्य है। मैंने इतना आगे तो सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन चूँकि बात प्रेमचंद की है तो हो सकता है ऐसा। कुलपति जी का बहुत आभार है कि अगर उस पर उन्होंने PhD कराया।